नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे टोमेटो फीवर की। ये कितना बड़ा खतरा है। और टोमेटो फीवर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये नया टर्म है और ये जिस तरीके से इस टर्म की एंट्री हुई है उसके बाद चर्चा सब जगह है कि आखिर ये है क्या। और इससे पहले HFMD नाम की जो डिजीज चल रही थी उसके साथ इसका तालमेल क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है लोगों के मन में। तो इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। लेकिन पहले आपको बता दें कि ये टर्म टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू कैसे आया चर्चा में। दरअसल इस पर एक चेतावनी आप कह सकते हैं आई लांसेट जर्नल में। हेल्थ जर्नल जो जानी मानी है, कोविड के दरमियान सारे लोग जानते हैं कि लांसेट क्या है। लांसेट ने कहा कि केरल में कुछ केसेस मिले हैं और जब उन्होंने रिपोर्ट दी थी तब तक उनके मुताबिक 82 ऐसे केस थे जिनमें मरीजों में चिकनगुनिया और डेंगू जैसे लक्षण देखे गए। और एक खास लक्षण ये था कि उनको दाने होते थे मरीजों को, छोटे छोटे दाने जो टमाटर के आकार के थे, लाल लाल, इसलिए टोमेटो फ्लू नाम पड़ा। और इसका शिकार जो है ज्यादातर छोटे बच्चे हो रहे थे, खास करके 5 साल से छोटे बच्चे। और इन फफोलों के चलते ही इनका नाम जो है टोमेटो फ्लू पड़ा। अब ये केरल से शुरू हुए तो उसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटका में, उसके बाद फिर थोड़ा उड़ीसा में भी इसने पैर फैलाए हैं। ऐसी खबरें अब मिल रही हैं कि देश के कई राज्यों में टोमेटो फ्लू है। इस पर हेल्थ एडवाइजरी भी जारी हो चुकी केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन खास बात यह है कि इससे पहले जो हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज हो रही थी उसके साथ टोमेटो फ्लू का क्या संबंध है, इसको लेकर थोड़े भ्रम की स्थिति थी। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि दोनों एक ही चीज है। क्लिनिकल असेसमेंट होता है तो उसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, एक ही वायरस से है लेकिन लक्षण थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं टोमेटो फ्लू में। अदरवाइज ये HFMD ही है और इसके इलाज का तरीका भी वही है, इसके फैलने का तरीका भी वही है। जो एक्स्ट्रा चीज इसमें नोट की गई है वो ये है कि जोड़ों में दर्द भी होता है और वहां जो एक माइल्ड फीवर होता था यहां पर हाई फीवर है। तो इन बातों के चलते जो है लोगों के मन में थोड़ी सी कंफ्यूजन की भी स्थिति बन गई कि आखिर ये है क्या। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स डॉक्टर अमित गुप्ता और अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ की कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रगति गोगिया जैन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राय, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि HFMD और टोमेटो फ्लू का क्या संबंध है? क्या दोनों एक है, क्या दोनों अलग अलग है, या एक ही बीमारी का कोई बढ़ी हुई डिग्री है? देखिए, एंटेरोवायरस फैमिली होते हैं जिसे हमें एंटेरोवायरस फैमिली के जैसे पोलियो भी होता है, नॉन पोलियो एंटेरोवायरस फैमिलीज के होते हैं। उन्हीं में से जो है आप जो है हैंड, माउथ एंड फुट डिजीज की जो बात कर रहे थे, वो हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज की बात कर रहे थे, वह होता है। सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है। इसमें आपने खुद ही बताया कि एडिशनल ऐसा है कि थोड़ा जोड़ों में दर्द हो रहा है एंड जो इसके फफोले आ रहे हैं वो थोड़े से डार्क रेड कलर के एंड जो ब्लिस्टर्स हैं वो बाद में टोमेटो जैसे लगने लगे, तो इसलिए टोमेटो फ्लू नाम दे दिया गया। बाकी सिम्टम्स जो है इसके फ्लू के ही हैं। अभी तक जो एविडेंसेस है, जैसे जिस लैंसेट स्टडी का आप हवाला दे रहे थे, उसमें उन्होंने इटियोलॉजी की, मतलब कैसे होता है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि ये भी हो सकता है कि चिकनगुनिया या डेंगू होने के बाद जो है उसका सिक्यूल हो, उस कारण से हो रहा है, या हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज के कारण से हो रहा है। तो इसका उन्होंने अभी कोई इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। हाँ, कुछ डर जरूर जाहिर किया था क्या है। ओवरऑल जो अभी तक के एविडेंसेस हैं उससे ये लगता है कि यह जो है हैंड, माउथ एंड फुट डिजीज का ही जो है एक स्वरूप है। सेम वायरस का जो है एक उसी फैमिली का एक अलग रूप है। सिम्टम्स ऑलमोस्ट वही हैं, जोड़ों में दर्द होना, फीवर होना, सोर थ्रोट होना, गला खराब होना और रैशेज आना शरीर में, हाथ पे रैशेज आना, पैर में रैशेज आना एंड बॉडी के दूसरे पार्ट में भी रैशेज आना, और वो रैशेज जो है धीरे धीरे बड़े होते हैं, ब्लिस्टर टाइप होते हैं और रेड हो जा रहे हैं। तो ये है इसके बारे में जो अभी तक की जानकारी है। 3-4 प्रदेश ने अभी तक इस कंट्री में रिपोर्ट कर दिया। तो ये जो फैमिली है ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही नई फैमिली है। हाँ,
ये वायरस उसमें से जो है नया उत्पन्न हो सकता है, उस फैमिली में अलग अलग समय उत्पन्न होते रहते हैं, बट ये फैमिली जो है बहुत पुरानी है। वायरस देखिए, पोलियो जो है सेम फैमिली का है, सो बहुत ही पुराना है। बाकी भी जो है डिजीज होते रहते हैं। आप फुट एंड माउथ डिजीज की बात कर रहे थे, रेयरली होता है। इंसेफ्लाइटिस भी से हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस भी इस फैमिली से होता है। तो ये सब डिजीज होती रहती हैं और स्प्रेड भी वैसे ही होता है। ड्रॉपलेट से हो सकता है, सिक्रीशन से हो सकता है, फीसेस से हो सकता है। तो ये सब इनके कॉमन जो स्प्रेड होने के सेम वही वे हैं जैसे बाकी जो है ये डिजीज स्प्रेड करती थी जी। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो लांसेट ने भी चेतावनी जारी की थी उसमें बताया था कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी जो एडवाइजरी भेजी है राज्यों को उसमें कहा है कि यही जो बात डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मिलती जुलती डिजीज है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन इसको लेकर थोड़ा एहतियात बरतने की बात जरूर होती है। लेकिन खास बात यह है कि ये छोटे बच्चों को ज्यादा जकड़ती है, परेशान करती है, हालांकि हो सकती है किसी भी उम्र के लोगों को। डॉक्टर अमित, ये पूरी इसको डील करना पड़ रहा है पीडियाट्रिक कम्युनिटी को, क्योंकि वहीं पर मरीज जा रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं इसको? दूसरी बात यह है कि जब कुछ दिन पहले हमने HFMD पर भी प्रोग्राम किया था तो डॉक्टर्स ने कहा था, खास करके बॉम्बे वालों ने, कि ये अब घट रहा है, ढलान पर है। लेकिन अब ये नई स्टडी आई है और जो चीजें सामने आ रही तो लग रहा है जैसे कि ये फैल रहा है। स्थिति क्या है? जैसे हमने बात की कि ये HFMD के तरीके का ही एक वायरस से फैलने वाली एक डिजीज है। तो इस तरीके की डिजीज के लिए ट्रांसमिशन एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर कोई भी मरीज ऐसा कोई शंका लेकर के आता है कि टोमेटो फ्लू तो नहीं है, तो उसको हमारा काम मेनली है कि उसको आश्वस्त किया जाए कि इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, इसकी कोई सीवियरिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि इससे लेकर लाइफ थ्रेटनिंग कोई जान को खतरा बने। तो ये बात हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उनको ही बताएं। दूसरी बात ये है कि बच्चों को स्कूल ना भेजें, क्योंकि इस उम्र के बच्चे ज्यादातर ये, क्योंकि बीमारी ज्यादातर विद इन 5 ईयर्स, कभी कभी 10 ईयर्स तक भी जा सकती है, पर इस तरीके के बच्चे स्कूल जाते रहेंगे तो एक से दूसरे को इन्फेक्शंस फैलाते रहेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि ऐसे बच्चे जिनमें थोड़े भी लक्षण ऐसे हों, जो HFMD जैसे हों या टोमेटो फ्लू जैसे हों, ऐसे बच्चों को लक्षण अगर कुछ भी पता चलता है तो घर में ही रहें, दूसरे बच्चों से ना मिलें, ताकि बच्चों में दूसरों में ना फैले। जैसे किसी भी तरीके के एंटेरोवायरस फीवर के अंदर ऐसा होता है, जो कि इस फैमिली का जिसका पॉजिशन है, जिसकी वजह से डिजीज है, उसमें होता है, उसमें यदि हम हाथ साफ नहीं रहे, गंदे हाथ मुंह में डालें बच्चे, तो उससे ये चीजें होने के चांसेस हो सकते हैं। यदि किसी ऑलरेडी किसी इन्फेक्टेड पर्सन के सलाइवा या स्टूल या कोई सिक्रीशंस कुछ अगर हैंडल करते हुए अगर रहता है तो ऐसा हो सकता है। कोई भी बच्चे घर में दूसरे 2 बच्चे अगर हैं तो उन बच्चों के लिए छींकने समय या ऐसे किसी समय पर जहाँ पर सिक्रीशंस फैल सकते हैं, उन सब का ध्यान रखने के लिए हमारा एक संदेश ये रहता है कि करना है। बाकी ट्रीटमेंट के लिए प्राइमरीली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि जैसे लक्षण है, जितनी परेशानी है, उस तरीके से देने वाली बात रहेगी। जैसे कि बुखार अगर जाता है तो बुखार के लिए आप पैरासिटामोल दे सकते हैं, इस तरीके की चीजें। जी डॉक्टर जैन, ये बताइए कि अभी इसमें जो सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है या जो बीमारी का नाम जहां से डिराइव किया गया है, टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू, तो वो ब्लिस्टर्स के चलते किया गया है। तो स्किन के हिसाब से, डर्मेटोलॉजी के हिसाब से इस बीमारी को कैसे देखते हैं आप, और क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है उस फील्ड में? देखिए, जैसे आप जानते हैं, ये इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, अपने आप ठीक हो जाती है। इसमें मेन चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है वो है अच्छी हाइजीन मेंटेन करने की। बच्चों में बहुत अच्छी रोगों से लड़ने की शक्ति होती है, ये इसको अपने आप ठीक कर लेगी। हमें जो प्रिवेंट करना है कि इसके ऊपर और कोई इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए साफ़ सफाई रखिए, नहाना नहीं छोड़िए। इंडिया में काफ़ी लोग अपनी तरीके के नुस्खे शुरू कर देते हैं, कोई कहते हैं पानी नहीं डालना, कोई नीम डिटॉल, कोई राख, ऐसी चीज़ें अवॉइड कीजिए। सफाई एक बड़ी आसान सी चीज़ है जो सबको मेंटेन करनी है, और कोई अलग तरीके के फॉर्मूले नहीं आजमाने। मेरी सिर्फ सिंपल सी यही एडवाइस है, नहाइए और साफ़ सुथरा रखिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए। जी, और स्किन पे जो रैशेस आते हैं, जो तकलीफ होती है, उसके निजात के लिए क्या करें? आप कह रहे हैं कि घरेलू नुस्खे ना आजमाएं, तो क्या करे आदमी राहत के लिए?
हाँ, उसके लिए राहत के लिए अगर ईचिंग है तो हम ईचिंग के लिए सिट्रोजिन का सिरप देते हैं। अगर इरिटेशन है तो बॉडी लोशन, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा सकते हैं। मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है जी। सिट्रोजिन और मॉइस्चराइज़र, बेसिक चीज़ों पे रहना है हमने। जी, तो फिर से जाएंगे डॉक्टर जैन के पास। डॉक्टर राय, ये बताइए कि एक दौर जो हमने देखा HFMD का, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि अब ये घट रहा है, ऐसा लग रहा है कि कम हो रहा है, कम से कम मुंबई के डॉक्टर्स ने ऐसा बताया था। तो क्या ये वही वायरस जो है वो अपना रूप बदल के कुछ मॉडिफाई होके इस तरीके से आया है और ये फैलेगा? अभी इसको लेके किस तरह की, मतलब फैलने को लेकर किस तरह के अलर्ट की जरूरत है? देखिए, ये जो एंटेरो वायरस फैमिली होती है, म्यूटेशंस हो सकते हैं, वायरस किसी में भी म्यूटेशंस हो सकते हैं, पोलियो में भी म्यूटेशंस होते रहते हैं, बट वो म्यूटेशंस यूजुअली होने के बाद वो वायरस, नया वायरस जो है सर्वाइव नहीं करता। इसलिए आप देखिए तो वैक्सीन भी हमारा वही इफेक्टिव रहता है, ये सब रहता है। तो म्यूटेशंस होने की संभावना है। अभी जो है हमें उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, ये नहीं है कि कोई न्यू म्यूटेंट वेरिएंट आ गया, बट जो फैलने की संभावना की बात करते हैं, देखिए होता क्या है कि इस टाइप के वायरस जो है एडल्ट में क्यों कम होते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम बच्चों में क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि जब एडल्ट का एक्सपोजर जब वो छोटे होते हैं उसी समय हो चुका होता है, और ये प्रोटेक्शन बहुत लंबे समय तक देते हैं। किसी भी एंटेरो वायरस को आप देखें तो उनका लंबे समय तक प्रोटेक्शन मिलता है, या क्रॉस प्रोटेक्शन कई बार मिलता है कि एक टाइप के वेरिएंट से हुआ है तो दूसरे वेरिएंट से भी वो थोड़ा सा प्रोटेक्शन देता है। इसके कारण से जो है एडल्ट में होने की संभावना कम रहती है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज कोई हो तो हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम मान के चलते हैं कि एक्सपोजर हो गया। बच्चों में चूंकि वो एक्सपोजर नहीं हुआ होता है, तो इसलिए ये डिजीज जो है बच्चों में ज्यादा कॉमन है। फैलेगा क्योंकि स्प्रेड जो है जिस तरीके से अनहाइजीनिक कंडीशन में, जैसा डॉक्टर साहब बता रही थी, अनहाइजीनिक कंडीशन रहेगा तो फैलेगा। हमें जो है सेम हाइजीन मेंटेन करना है। अच्छा, अगर हम हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो इसमें जा सकता है प्रिवेंशन के लिए, वो हाइजीन मेंटेन करना, जो शायद हमारे तो कल्चर में था, बार बार हाथ धोना, अपने आसपास सफाई रखना। इन दो चीजों का अगर हम ध्यान रखें, चाहे जिन बच्चों को भी इस टाइप की कोई भी बीमारी होती है, फ्लू टाइप के सिम्टम्स होते हैं, उनको अगर हम थोड़ा सा आइसोलेट करके रखते हैं, कई बार होता है कि आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ सिम्टोमेटिक नहीं, एसिम्टोमेटिक भी इसको स्प्रेड करते हैं सारे ही इस फैमिली के जो हैं। तो एसिम्टोमेटिक या यूजुअली जो है इन्फेक्टिविटी जो है 7 डेज तक अच्छी खासी रहती है, सिम्टम आने। सो फर्स्ट 7 डेज रहती है, सिम्टम डिसअपियर रहते हैं, तो ज्यादातर केसेस में इन्फेक्शन वो स्प्रेड नहीं करते हैं, बट फिर भी कुछ केसेस में इवन उसके बाद महीनों तक स्प्रेड कर सकते हैं। तो कंप्लीटली इस डिजीज को रोक पाना संभव नहीं होता कि कंप्लीटली खत्म कर दे। हाँ, उसका जो है प्रकोप कम हो जाता है। कई बार जो है सीजनल वेरिएशन जब होते हैं तो वायरल का सर्वाइवल जो है बॉडी के बाहर जो है कम नहीं होता, वो अपने आप जो है, जैसे जब एक्सट्रीम कोल्ड आता है, एक्सट्रीम हॉट आता है, उस समय डिजीज नहीं होती हैं। तो ये सब है। अभी हम नहीं कह सकते कि बहुत ही तेजी से फैलने की संभावना है, लेकिन हमें अपने सर्विलेंस सिस्टम को मजबूत रखना चाहिए। और ऑलरेडी जो है प्रोएक्टिव, देखिए कुछ केसेस केरला से रिपोर्ट हुए, फिर तमिलनाडु से रिपोर्ट हुए। गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव रोल लेके जो है इवन एडवाइजरी भी जारी कर दी। तो हमें अपने सर्विलेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन रखना चाहिए कि कहीं बिहेवियर उसका जो है वायरस के बिहेवियर को मॉनिटर करना चाहिए। हो सकता है कोई म्यूटेंट वेरिएंट आ जाए और वह ज्यादा प्रॉब्लम आगे कर दे, इवन हो सकता है एडल्ट में भी प्रॉब्लम करने लगे, प्रीवियस एक्सपोजर जो है प्रोटेक्शन ना दे। लेकिन ऐसा अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए बहुत पैनिक की जरूरत नहीं है, बट उस पर नजर रखने की जरूरत है। जी, सावधान रहने की जरूरत है। एक्चुअली जो अभी तक हुआ यही है, चाहे लांसेट ने किया हो, चाहे भारत सरकार ने किया हो, कि अलर्ट किया है लोगों को इसके बारे में। डॉक्टर अमित, ये बताइए कि जिन लोगों को, जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, उनके लिए उनके इलाज के हिसाब से जब तक वो इस बीमारी की जद में है, तब तक आपकी क्या एडवाइस होती है पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स ऐसे बच्चों के खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे बच्चे कई बार फीवर होने की वजह से उनमें पानी की जरूरत जनरली ज्यादा होती है। तो ऐसे में पानी बार बार पिलाते रहें, पानी थोड़ा सा ज्यादा देने की कोशिश करें। कई बार मुंह में छाले होने की वजह से बच्चे खाने पीने में थोड़ा सा उतनी अच्छी तरह से सक्षम नहीं होते हैं। तो इन बच्चों के लिए खाने पीने के लिए हमें
थोड़ी सी सेमी सॉलिड टाइप की चीजें दी जा सकती हैं जो थोड़ा सा मुंह में इजीली स्वेलो की जा सके। कुछ बच्चे जो बिल्कुल कुछ नहीं खा भी पा रहे हैं या किसी का पेशाब भी अगर कम होने लगा है, तो ऐसे बच्चों को कभी कभी हमें एडमिट करने की जरूरत हो सकती है ताकि उनका डिहाइड्रेशन को एड्रेस किया जा सके। तो इसके लिए यूरिन का ध्यान रखना, कितना बच्चा खा पी रहे हैं इस बारे में ध्यान रखना एक इम्पॉर्टेंट चीज है। बाकी जो बुखार जैसे लक्षण हैं, इन लक्षण के लिए पैरासिटामोल की सिंपल मेडिसिन से काम मोस्टली बच्चों का ठीक ठाक चल जाता है। स्किन के लिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि स्किन के लिए हमें केवल हाइजीन का ध्यान रखना है, स्किन को क्लीन रखना है ताकि उस पर सेकेंडरी इन्फेक्शंस, कुछ और इन्फेक्शन दूसरे ना बने जिससे उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो। जी, इन चीजों का ध्यान रखते हुए जी, तो ये इसमें पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं है और माइल्ड डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती है। लेकिन इसमें बड़ा दारोमदार उस पर है जिसको ये इस वायरस का संक्रमण हुआ है, उसको, यानी कि उस बच्चे को और उसके परिवार को, कि इसको आगे ना बढ़ने दे। लेकिन आगे कैसे ना बढ़ने दे, कैसे रोकें और कब तक इस बात का ध्यान रखना है कि ये बच्चा, इससे संक्रमण आगे फैल सकता है, इस पर हम बात करेंगे अपने डॉक्टर्स के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं टोमेटो फीवर की, जो कि एक रूप है HFMD यानी हैंड फुट एंड माउथ डिजीज का। ये बीमारी पहले से थी और अब एक नए रूप में इसको हम देख रहे हैं जिसको टोमेटो फीवर कहते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप ये बताइए कि कैसे माने, कैसे समझें कि बच्चा ठीक हो गया, नंबर 1, और नंबर 2 कि कब तक वो सीमा है जब तक हमें उससे बचा के रखना है दूसरे बच्चों को। पहले दूसरे सवाल का जवाब दूंगा कि कब तक, किस सीमा तक हमें बचा करके रखना है। लगभग 5 से 7 दिन का समय, माने तो 7 दिन का समय ऐसा मान के चले जब तक हमें इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि ये बच्चा दूसरे बच्चों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसलिए स्कूल से स्पेशली या दूसरे बच्चों से दूरी बना करके रखने की कोशिश रखें कम से कम 7 दिन के लिए, या जब तक फीवर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जो भी देर से है। सो कब तक माने कि बच्चा ठीक होने लगा है? ज्यादातर बच्चों के, जैसे हमने बात की, तेज फीवर, जोड़ों में दर्द, कुछ बच्चों को दस्त, कुछ बच्चों को खाने पीने में दिक्कत छाले की वजह से, और स्किन की प्रॉब्लम्स, ये कुछ लक्षण हैं। इन्हीं लक्षणों के अंदर धीरे धीरे करके फीवर के उतरने के साथ साथ इन सब लक्षणों में सुधार आना शुरू हो सकता है। स्किन की जो फफोले हैं वो कई बार कुछ समय बाद तक भी दिखाई देते रहते हैं और उनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, इस बारे में ध्यान रखते हुए हमें आगे चलने की जरूरत रहती है। तो जैसे जैसे ये सिम्टम्स कम होते जाएं, बच्चा खाना पीना अच्छी तरह से शुरू कर दे, यानी कि गले का दर्द, उसके छालों का दर्द थोड़ा सा कम होना शुरू कर दे, फीवर अगर कम होने लगे तो कुछ हद तक हमें समझ सकते हैं कि ये बीमारी ढलान की तरफ है। अब धीरे धीरे करके बीमारी पीछे हटती हुई चली जाएगी और शायद कोई दिक्कत नहीं। जी डॉक्टर राय, ये बताइए, क्या ये वायरल डिजीज है, क्या कोई टीका है इसके लिए? वायरल डिजीज है, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई टीका नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो भी सिम्टम रहते हैं मैनेज करते हैं। अच्छी बात यह है कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, मतलब अपने आप जो है हमारी शरीर का इम्यून सिस्टम जो है एक्ट करता है और डिजीज पे कंट्रोल पा लेता है। और अभी जैसा डॉक्टर साहब बता भी रहे थे कि 1 वीक में जो है ऑलमोस्ट सिम्टम्स जो है डिसअपियर हो जाते हैं। थोड़ी सी इसमें जो प्रॉब्लम अभी आ रही है, ये जो ब्लिस्टर्स हैं, ये थोड़े पेनफुल ब्लिस्टर्स हैं। यूजुअली हमारे जो है हैंड फुट माउथ डिजीज में जो है उतना पेनफुल ब्लिस्टर नहीं रहता था, तो जो केसेस थोड़े रिपोर्ट हुए हैं उनमें थोड़े पेनफुल ब्लिस्टर्स हैं, वो एक थोड़ा सा कंसर्न है। बट वो अभी जो है सिम्टोमेटिक ही मैनेज करना है, लेकिन कोई वैक्सीन नहीं है इसके लिए अभी जो है कि उसको प्रिवेंट करना है करने के लिए। डॉक्टर जैन, ये बताइए कि ये जो ब्लिस्टर्स हो रहे हैं या जो दूसरे भी निशान आ रहे हैं स्किन पर, लॉन्ग टर्म में इनका क्या होगा? क्या उसके लिए भी कुछ प्रिकॉशंस की जरूरत है बीमारी के रहते हुए? देखिए, लॉन्ग टर्म पे जितने भी ब्लिस्टर्स होते हैं बहुत सुपरफिशियल होते हैं। जब ये हील होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा कलर वेरिएशन दे सकते हैं, जो टाइम के साथ अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। अगर हम इसे इन्फेक्शन से बचाते हैं और इसमें और कोई दिक्कत नहीं आती, तो मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म में किसी को कोई दिक्कत आने वाली है। पिगमेंटेशन, कलर चेंज इजीली ट्यूब से मैनेज हो जाता है। सो इट्स अ वेरी आराम से मैनेज होने वाली चीज़ है, घबराने की कोई बात नहीं है।
जी, तो स्किन को लेकर कोई अलग से कंसर्न होने की बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा विषय को विस्तार कर देते हुए मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर रॉय, ये क्या कोविड पैंडेमिक में हमारी जो ट्रेनिंग हुई है या जो अवेयरनेस हमारे बीच में बनी है वायरस को लेकर, उसके चलते भी हम ज़्यादा वायरल डिजीज़ पे चर्चा कर रहे हैं, जबकि ये डिजीज़ थी हमारे बीच में पहले से भी, और अब जो है हम हर चीज़ पे ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं, जो हो सकता है कि एक अच्छी बात भी हो। इसको कैसे देखते हैं आप लोग मेडिकल फ्रेटर्निटी में? जी हाँ मनोज जी, अच्छा सवाल है। देखिए बिल्कुल कोविड आने के बाद से जिस तरीके से पैनिक हुआ और हमारा सर्वेलेंस सिस्टम हमारी कंट्री में भी, पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो काफी मजबूत हुआ है। उसमें जो स्ट्रेंथनिंग हुई है उसके कारण से केस डिटेक्शन जो है हमारा बढ़ गया है। पहले भी होते होंगे, रिपोर्टिंग इस तरीके से नहीं होती होगी, अब जो है तुरंत रिपोर्टिंग हो जा रही है कहीं भी। जैसे अभी मंकी पॉक्स की बात कर लें, 50 साल से ज्यादा से पहली बार 1970 में हुआ, बट रिपोर्टिंग जिस तरीके से हुई, हो सकता है पहले भी, क्योंकि डिटेक्ट अर्ली हो रहा है हमारा। अगर सर्विलेंस सिस्टम स्ट्रेंथन रहेगा तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है हमें। अगर कोविड का जो नुकसान था, बट ये है कि हमें डिजीज सर्विलेंस का जो है एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। और यह कारण हो सकता है, एक तो डिटेक्शन किसी भी वायरल डिजीज का जो जल्दी डिटेक्शन हो जा रहा है, दूसरा है मास मीडिया एंड सोशल मीडिया भी जो है पहले इतना जो है उनका पेनिट्रेशन नहीं था, इनका पेनिट्रेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि एक दो भी अगर कुछ रहता है तो सबको जो है उसकी जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो डिटेक्शन के साथ साथ जो है उसका प्रसार भी तेजी से हो रहा है, इसलिए जो है, और यह एक अच्छी बात है क्योंकि इस टाइप की बीमारी जब भी हम कोई भी कंटेजियस डिजीज पर्सन टू पर्सन फैलता है, उसको अगर हम जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं तो जल्दी कंट्रोल भी कर पाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सबके लिए वैक्सीन बनाई जाए या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाए। अगर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है और वह एक बार होने के बाद प्रोटेक्शन अगर आपको दे देता है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप, भाई हजारों ऐसी बीमारियां हैं, हम सबके लिए वैक्सीन और ये नहीं बना सकते हैं और नहीं उसकी जरूरत है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। कोई ड्रग जो है अननेसेसरली प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए, एंटीबायोटिक हम अननेसेसरली प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो है अननेसेसरली कुछ भी जरूरत नहीं है। और ये तो अच्छी बात है कि सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है और सीवियरिटी न के बराबर है, तो डिटेक्शन हो रहा है और बिकॉज ऑफ हमारी जो सर्विलेंस सिस्टम अच्छी है इसलिए। जी हाँ। तो हमारा ख्याल है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम से कम बेसिक अवेयरनेस आपकी बनी होगी, ना सिर्फ टोमेटो फीवर को लेकर, HFMD को लेकर और दूसरे वायरल डिजीज को लेकर, बल्कि आपने ये भी समझा होगा कि समय बदल रहा है और समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन एक चीज़ स्थिर है जो पहले भी सही थी और आज भी सही है कि आपकी जो हेल्थ है, आपका हेल्थ आपके लिए सबसे बड़ा वेल्थ है और उसकी चिंता आपको करनी है। यही वजह है कि कोविड के बाद इस तरह की अवेयरनेस बढ़ी है और हर बीमारी को हम सीरियसली ले रहे हैं और उसके बारे में जागरूक भी हो रहे हैं। आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपने अनमोल विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।